Okay, let's start with the definition of मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपने फंडामेंटल्स में पढ़ा होगा। Yes, sir. तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। बेटा आपका ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसके अंदर ऑब्वियसली प्रोसेसर होता है आपका, ठीक है। कंट्रोल यूनिट, एएलयू यूनिट, और आप में ऑब्वियसली सीयू, एएलयू, और साथ में यहाँ पर आपके थोड़े से रजिस्टर्स होते हैं। प्रोग्राम काउंटर, इंफॉर्मेशन रजिस्टर, डाटा रजिस्टर, ठीक है। यू विल नो मोर अबाउट इट इन योर नेक्स्ट सेमेस्टर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर आएगा आपको सब्जेक्ट, उसमें आप इन रजिस्टर्स के बारे में ज़्यादा जानोगे। तो ये रजिस्टर्स बेटा होते हैं 1 से लेके 8 बाइट्स तक हो सकते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ 64 बिट प्रोसेसर। अगर उससे ज़्यादा आपके होते हैं तो 16 बाइट, 32 बाइट, मतलब रजिस्टर कुछ बाइट्स के होते हैं। मतलब इसमें मेमोरी सिर्फ कुछ बाइट्स तक आ सकती है। बाइट समझते हो ना बेटा? 1 बाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स? 8. 8 बिट्स। सर एक बार दोबारा समझा दो, बहुत लेट कनेक्ट हुआ सर। बेटा अभी शुरू ही यस किया सर। है। जस्ट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है वो शुरू किया है हमने। सबसे पहले एक आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसमें आपका प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर के अंदर आपके सीयू, एएलयू यूनिट्स होती हैं, और बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं जिनका साइज कुछ बाइट्स तक होता है। 1 बाइट भी हो सकता है, 8 बाइट भी हो सकता है। और क्योंकि हमारे प्रोसेसर्स अब ज्यादा केपेबल होते जा रहे हैं, तो भी आपकी रजिस्टर्स का साइज थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन इतना नहीं बढ़ रहा है कि आप उसको सिग्निफिकेंट मानो, ठीक है। 16 बाइट, 32 बाइट, इससे ज्यादा के बेटा रजिस्टर्स नहीं है हमारे सीपीयू में। तो बहुत छोटी अमाउंट ऑफ मेमोरी है, लेकिन हमारा सीपीयू इसको बहुत बहुत ही फास्ट एक्सेस करता है, क्योंकि ये सीपीयू के डायरेक्ट कंट्रोल में है रजिस्टर्स। इज इट ओके? प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, इसके डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं बेटा रजिस्टर। तो सीपीयू इसको बहुत ही आसानी से और बहुत ही फास्ट तरीके से एक्सेस करता है, लेकिन इनकी मेमोरी साइज जो होता है, इनकी कैपेसिटी जो होती है, वो कुछ बाइट्स ही होती है, बहुत कम। यहाँ हम बात करते हैं जीबीस की, टीबीस की, उसमें बेटा सिर्फ बी यानी बाइट्स, वो निग्लेजिबल है। गेटिंग द पॉइंट? गूगल की साइट भी खोलते ना, उसमें भी केबी डाटा चला जाता है आपका। तो नाउ यू कैन से कि बाइट्स का क्या सिग्निफिकेंस होगा, कुछ बाइट्स का, कुछ बाइट ऑफ मेमोरी का, ठीक है। बट स्टिल माइक्रो प्रोसेसर इसको बार बार रीयूज कर सकता है, और बहुत ही फास्ट इसको एक्सेस कर सकता है, इन द स्पीड ऑफ माइक्रो सेकेंड और नैनो सेकेंड इवन। उसके बाद बेटा अगले लेवल की मेमोरी आपकी आती है कैश। कैश आपकी जो पुराने कंप्यूटर से उसमें कुछ केबीज में थी, अब आपकी कुछ एमबीज में है, ठीक है। अ फ्यू एमबीज, कैश का साइज इतना है, ऑब्वियसली लार्जर देन रजिस्टर्स, बट अभी भी ये उतनी तेज नहीं है, उतनी बड़ी नहीं है, उतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। अगेन अ फ्यू एमबीज साइज होगा इसका। रजिस्टर से हालांकि काफी बड़ी है। रजिस्टर जहां पर अ फ्यू बाइट्स है, ये फ्यू मेगाबाइट्स है। अगेन माइक्रो प्रोसेसर इसको बहुत ही तेजी से एक्सेस कर सकता है।
सबसे तेज रजिस्टर, उसके बाद आता है कैश। रजिस्टर जहां नैनो सेकेंड्स में एक्सेस हो सकते हैं, कैश जो है वो आपके माइक्रो सेकेंड में एक्सेस होता है। ऑब्वियसली माइक्रो सेकेंड एक छोटी यूनिट है टाइम। इसके बाद बेटा आती है आपकी मेन मेमोरी। अगेन मेन मेमोरी का साइज जो है वो बड़ा होता है। आज के टाइम में फ्यू जीबी, ठीक है। 2 GB रैम, 4 GB रैम, 8 GB रैम, ठीक है, 12, 16। सुना है ना बेटा? मोबाइल खरीदते वक्त या लैपटॉप खरीदते वक्त आप पूछते हो व्हाट विद द रैम साइज, डिवाइस का रैम साइज क्या होगा, पूछते हो ना? इट्स इन द जीबीज। यस सर। अगेन यस सर। माइक्रो प्रोसेसर, अगेन मेन मेमोरी को एक्सेस करना हो तो डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाता वो प्रॉपरली। जितना भी डाटा है उसको कैश में ट्रांसफर करना पड़ता है मेन मेमोरी को एक्सेस करने के लिए। मेन मेमोरी से कैश में और कैश से एक्सेस करता है डेटा को। So now the main thing is कि इस एक्सेस करने में, माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी एक्सेस करने में काफी टाइम लग जाता है। मतलब मेन मेमोरी एक्सेस करना स्लो है एज कम्पेयर टू कैश, एज कम्पेयर टू रजिस्टर, लेकिन मेन मेमोरी का साइज ज्यादा है। मेन थिंग इज जैसे जैसे आप साइज बढ़ाते हो वैसे वैसे एक्सेस करने की स्पीड, एक्सेस मतलब उसको रीड या राइट करने की स्पीड जो है वो कम होती जाती है। और लास्ट में बेटा आपके आती है सेकेंडरी स्टोरेज, जिसमें आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव, एसडीडी ये आती है। अगेन इसकी कैपेसिटी बेटा 1 TB में होती है। अगेन लैपटॉप लेने जाते हो आप या कंप्यूटर सिस्टम लेने जाते हो, इससे वी नीड अ हार्ड डिस्क ऑफ 1 TB, 2 TB, ठीक है, कम से कम आप 500 GB तक मांगते हो। नाउ द टाइम इज 1 TB, 2 TB, 4 TB, इवन 8 TB। तो अगेन साइज बहुत ज्यादा बड़ा है बट अगेन एक्सेस स्पीड कम है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा पहले मेन मेमोरी में जाता है और फिर एक्सेस होता है। ठीक है, इतनी डिटेल में नहीं मैं जा रहा हूँ कि कैसे कैसे वो डाटा फेच होके कहाँ पे जाता है। तो पहले सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में जाएगा, उसमें टाइम लगेगा, और फिर माइक्रो प्रोसेसर मेन मेमोरी को जैसे एक्सेस करता है वैसे एक्सेस करेगा, उसमें भी टाइम लगेगा। तो अगेन सेकेंडरी स्टोरेज स्लो है एज कम्पेयर टू योर मेन मेमोरी। मेन मेमोरी स्लो है एज कम्पेयर टू योर कैश मेमोरी। कैश मेमोरी is slow as compared to processor registers, but size जो है वो बढ़ता जाता है। So I hope you got the hierarchy of it. इसकी hierarchy अगर आपने बनानी हो तो कुछ ऐसे बनेगी बेटा। ठीक है, इट्स योर वे, योर ओन वे। रजिस्टर्स होंगे, यहाँ मेन मेमोरी होगी, ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो ब्रैकेट में रैम, रोम, सेकेंडरी स्टोरेज जहाँ आप हार्ड डिस्क लिख सकते हो, एसडीडी लिख सकते हो। और फिर आपका आता है रिमूवेबल मीडिया, या जिसको हम बोलते हैं टर्शरी स्टोरेज, जिसमें आपकी सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, ब्लू रे डिस्क, मैग्नेटिक टेप ये आ जाती है। टर्शरी स्टोरेज बेटा
छोटी भी होती हैं, जैसे आपकी पेन ड्राइव कुछ जीबीज की होती है, और कुछ आपकी टर्शरी स्टोरेज होती है जो बहुत ज्यादा बड़ी भी होती है, जिनका साइज टीवीज में भी होता है। ठीक है, तो इट कैन वेरी इन साइज, बट मोस्टली हम कहते हैं ऊपर से नीचे साइज इंक्रीजेस, जनरलाइज करने के लिए। जब नीचे से ऊपर जाते हैं तब स्पीड इंक्रीज करती है, एक्सेस स्पीड इंक्रीजेस। इज इट ओके? इज इट ओके बच्चे? Yes, sir. Now our main focus here is this part, main memory. इसमें अब हमने दो मेन मेमोरीज पढ़नी है, रैम और रोम। शायद आपने पढ़ी भी हो इसको पहले, फंडामेंटल्स में पढ़ा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो बेसिकली हमने जो पढ़ना है दैट इज रैम, और इसकी दो टाइप्स, टी रैम एंड एस रैम, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम, रोम एंड इट्स टाइप, टी रोम, From ठीक है, पीपी रोम, people. पीपी रोम, ठीक है, और एक फैब्रिकेटेड रोम भी होती है, जिसको हम सिंपल रोम कहते हैं। ओके, फिर इसमें डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, इनमें डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और सबकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। यू विल गेट अ वन क्वेश्चन, एक पार्ट आएगा आपको जो इस मेमोरी से रिलेटेड होगा। either they can ask you what is RAM, what are its advantages, its disadvantages, difference between RAM or ROM, difference between SRAM and DRAM, ROM and its types, RAM and its types। एक क्वेश्चन होगा बेटा, that can be of 4 marks or 6 marks, and that will be it। तो डेफिनेशन बेटा लिखाने की जरूरत है या एक्सप्लेन करूं? that will be sufficient, up to you, जैसे बोलो। सर सुमन मैम ने ना पीडीएफ हमें सेंड की थी सेम वन में। मे भी मेरे पास हो तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी दोबारा। तो उसमें सभी डिफरेंस वगैरह डेफिनेशन सभी एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर सर ओके इससे रिलेटेड चाहिए तो। ओके, आपकी क्लास कौन सी है बेटा, बीसीए और आईटी? सर बीएससी आईटी सर, सभी को वैसे तो पीडीएफ अगर रखी होंगी तो होंगी सभी के पास, मैम ने ग्रुप में शेयर की थी सभी। ओके, आपकी जॉइंट क्लास थी, कंबाइंड क्लास थी तब भी? यस सर, कंबाइंड क्लास थी फंडामेंटल्स की। ओके, आप एक काम करो, आप वो पीडीएफ मेरे को आप भेज सकते हो, ठीक है? तो मैं यस सर। आपके ओके सर। एलएमएस पे अपलोड कर दूंगा, तो इन केस किसी के पास ओके नहीं सर। होगी तो यू कैन हैव एन एक्सेस टू इट। ठीक है बच्चे, तो मैं आपको फिर बेटा इसको यस सर। एक्सप्लेन करना आज के लिए छोड़ता हूँ, ठीक है? आप मेरे को नोट्स भेज देना बेटा। क्या नाम है बेटा आपका? सर भावना। भावना, हाँ जी बेटा, यस सर। आप मेरे को भेज देना, मैं अपलोड कर दूंगा बेटा। और ओके सर, श्योर। आई विल गिव यू 2 days, आप उस पीडीएफ को पढ़ो समझो, और मैं एक्सप्लेन भी करूंगा उसको, ठीक है? इट डजंट मीन कि अगर मैं आपको डेफिनेशन लिखवा नहीं रहा हूँ, पर मैं आपको एक्सप्लेन जरूर करूंगा, लिखने में जो टाइम है वो बच जाएगा हमारा, ठीक है? तो एक्सप्लेनेशन पे हम फोकस करेंगे और एक ही दिन में हमारा हो जाएगा, अदरवाइज ये 2 या 3 दिन लग जाते हैं। तो आज जो हमारा टाइम है उसको हम यूटिलाइज करते हैं। ऑब्वियसली अब आपके एग्जाम खत्म हो गए हैं, नाउ यू कैन फोकस ऑन इट। यस सर। ऑब्वियसली जो सेकंड सेमेस्टर है उनका एक डाटा साइंस का एग्जाम रह गया है, बट
वो कुछ ही स्टूडेंट्स का है, तो आई होप दे कैन कॉप अप विद इट, और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स तो फ्री हो गए हैं एग्जामिनेशन से। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मेमोरी इंटरकनेक्शन। इसको शुरू करने से पहले मैं दो प्रीलिम्स आपको करा देता हूँ। वो ये है, मेमोरी इंटरकनेक्शन होंगे मेन मेमोरी के, और मेन मेमोरी की ना बेटा चिप्स होती है, जिसको हम बोलते हैं रैम चिप या रोम चिप भी हो सकती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं रैम चिप की, तो इसमें बेटा दो तरीके की ना लाइंस होती हैं, लाइंस। एक होती है बेटा एड्रेस लाइंस, ठीक है। ये क्या होती है मैं डिटेल में अभी आपको बताता हूँ, पहले एक बार हम इसको कंप्लीट बना लेते हैं। तो एक होती है हमारी एड्रेस लाइंस, एक बेटा होती है हमारी डाटा लाइंस। ठीक है, और फिर हमारी बेटा, या इसको मैं नीचे बना देता हूँ, रीड राइट, और एक होती है बेटा चिप सेलेक्ट। तो ये लाइंस होती हैं आपकी रैम चिप की। तो सबसे पहले जो एक एक लाइन है वो आसानी से समझी जा सकती है, वो समझते हैं। तो मेमोरी के साथ बेटा, रैम चिप के साथ आप दो ऑपरेशन कर सकते हो, इट कैन बी रेड और एंड इट कैन बी रिटन। रीड भी कर सकते हो आप और राइट भी कर सकते हो। तो ये दो लाइन आपके काम आती हैं बेटा, अगर आपने रीड करना है सपोज, तो आप इस लाइन को वन करोगे एंड यू कैन रीड इट। फिर जो एड्रेस यहाँ से सेलेक्ट होगा, वहां पर जो वर्ड होगा वो आप रीड करोगे और वो डाटा लाइंस पे जाएगा। ठीक है, तो रीड करना है, फिलहाल अभी ये समझो, रीड करना है अगर डेटा को, ठीक है, रैम चिप को रीड करना है तो रीड लाइन वन होनी चाहिए। रैम चिप को राइट करना है, ठीक है, तो ये वन होना चाहिए। और चिप सेलेक्ट होता है बेटा, जैसे आपका फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक ट्रिगरिंग होती है, इनेबल होता है आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में, वैसे ही बेटा रैम चिप, रैम को एक्टिवेट करने के लिए ये लाइन पे, ये लाइन भी हाई होनी जरूरी है। ठीक है, और नॉर्मली आपकी ये जितनी भी लाइंस हैं ये एक्टिव लो होती है, एक्टिव लो। एक्टिव लो का मतलब क्या है कि इनके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट होने का मतलब क्या है, अगर मैं इनको जीरो दूंगा तो ये कॉम्प्लीमेंट होके इस लाइन पर वन आ जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? एक्टिव लो का मतलब क्या होता है बेटा, दो यस होते सर। हैं, एक्टिव हाई और एक्टिव लो। एक्टिव हाई मतलब सीधा आपने वन जो दिया वही लाइन पर जाएगा। एक्टिव लो का मतलब होता है कि वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है, अगर आप लो दोगे तो वो हाई करके भेजेगा। तो ये तीन तीन लाइन बेटा क्लियर है? ये तीन लाइन बेटा क्लियर है? यस सर। तो अब मेमोरी और मेमोरी के अंदर देखते हैं पहले, जिससे आपको ये समझ आएगा कि ये क्या चीज है। लेट से मेरी एक मेमोरी है रैम, उसका साइज ना बेटा हमेशा ऐसा होता है,
लेट्स से मैं कहता हूँ 64/4। अगर आपकी रैम चिप हमें ऐसे दिखने को मिल रही है 64/4, तो इसका मतलब है कि इस रैम चिप में ना 64 वर्ड्स हैं। 0 1 64 वर्ड्स का मतलब है बेटा 64 लोकेशंस है स्टार्टिंग फ्रॉम 0। इज इट ओके? लोकेशंस 64 खाने हैं, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। तो 62 कर देते हैं, ठीक है। मतलब इतने एड्रेसेस हैं, इतनी लोकेशंस हैं 64, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 62 63। एक कम ही होगा ना, ऑब्वियसली एक कम तक नंबर ही जाएगा ना, क्योंकि 0 से स्टार्ट किया है, तभी 64 लोकेशन यस होगी। और 64/4 का मतलब है कि 4 हमारी क्या होंगी, हर एक लोकेशन में हमारी हर एक लोकेशन जो होगी उसमें 4 बिट का वर्ड आ सकता है। ये भी 4 बिट का होगा, दूसरी लोकेशन भी 4 बिट की होगी, तीसरी लोकेशन, हर लोकेशन 4 बिट की होगी। मतलब उसमें 4 बिट डेटा आ सकता है हर एक लोकेशन में। इज इट ओके? मेमोरी इंटरनली कैसी होती है वो पता लग गया बेटा? बोलो। यस M×N सर। की चिप होगी, इसका यस सर। मतलब है इतनी, इसका मतलब इतनी लोकेशंस होंगी, मतलब इतने एड्रेसेस होंगे, लोकेशंस कह लो एड्रेसेस कह लो। और हर एक डाटा पर लोकेशन, डाटा बिट्स पर लोकेशन, वो इतनी होगी। इज इट ओके? M मतलब इतने एड्रेसेस होंगे, इतनी लोकेशंस होंगी। N मतलब इतनी डाटा बिट्स होंगी एक लोकेशन में, और डाटा बिट्स वही 0 या 1। मतलब यहाँ पर आपका 0 0 1 1 पड़ा हो सकता है, यहाँ पर आपका 1 0 0 1 पड़ा हो सकता है, यहाँ 1 1 1 0 पड़ा हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी एनी वर्ड ऑफ 4 बिट। इज इट ओके? ये चीज समझ में आई बेटा? यस सर। किसी को कोई भी डाउट है बेटा पूछो पहले इसको। किसी को कोई भी डाउट है बेटा पूछो। दोबारा बेटा बोलना। सर ये एक्टिव लो जो लाइन नीचे वाली थी, RDWR वाली, ये दोबारा एक्सप्लेन करो। सर वो यस सर वो डिस्कनेक्ट हो गए थे, यहाँ समझ नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, एक्टिव लो और एक्टिव हाई का मतलब सिंपल है कि ये कब एक्टिव होंगी। अगर कोई लाइन ऐसी है, मान लो लेट से कोई ये लाइन है एक्स और ऐसे जा रही है, ठीक है। अगर मैं एक्स की वैल्यू दूंगा 1, तो लाइन पर क्या आएगा, लाइन पे 1 आएगा। इसको बोलते हैं बेटा एक्टिव हाई। वहीं अगर मैं, मेरी जो लाइन है वो एक्स नहीं है, वो है एक्स बार, और ये ऊपर जा रही है किसी चीज पे। अब मैं x को जब दूंगा बेटा 0, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। x को 0 दूंगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। नॉट x को आप 0 दोगे तो x कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1, तब आपकी लाइन पे बेटा 1 जाएगा। तो ऐसी लाइंस को बेटा बोलते हैं एक्टिव लो। ये कुछ एडिशनल चीजें हैं, अगर आपको ये अभी पता नहीं लग रही है, मेनली ये आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आती है, लेकिन क्योंकि हम चिप कर रहे हैं
तो यहाँ पर इन इन दो चीजों को समझ सकते हैं, एक्टिव लो, एक्टिव हाई। एक्टिव हाई का मतलब क्या है कि ट्रू फॉर्म में लगी हुई है लाइन, ट्रू फॉर्म में लगी हुई है, इसका मतलब जो हम एक्स की वैल्यू देंगे वो सीधा जाएगी। लेकिन अगर हमने कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में दिया हुआ है लाइन को, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक्स की वैल्यू 0 देंगे तो एक्स कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा और 1 जाएगा लाइन पे। तो मतलब जब हम 0 देंगे, जब हम लो वैल्यू देंगे, तब ये एक्टिव होगी ये लाइन, इसलिए इसको एक्टिव लो कहते हैं। और जब हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो उसको एक्टिव हाई कहते हैं। आई होप इट्स क्लियर नाउ बेटा। यस सर। सर और ये RDWR ये वाला क्या है? ये बेटा ये लाइंस हैं। ये ओके। ओके सर। ओके, ये लाइंस है, रीड, राइट और चिप सेलेक्ट। ये चीज क्लियर हुई है बेटा सभी को? पहले ये बताओ, ये चिप मैं दोबारा बनाने वाला हूँ नेक्स्ट पेज पे, ये चीज क्लियर हुई है? पहले ये बताओ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है? यस सर। किसी को बेटा डाउट है तो पूछो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका ये क्वेश्चन नहीं होंगे आगे। तो ये चीज क्लियर है बेटा? अगर मैं आपको बोलूं कि m क्रॉस n की चिप है, इसका मतलब क्या है? m लोकेशंस है, m की वैल्यू लेट से मान लो अब 128 होती है, तो इसका मतलब है 128 लोकेशंस है, और n की वैल्यू लेट से 8 होती है, तो आप क्या कहोगे? हर एक लोकेशन में 8 बिट का एक वर्ड आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अब 64/4 बनाया है हमने, 64 लोकेशन है, 64 लोकेशन है, और हर एक लोकेशन में 4 बिट के वर्ड आते हैं, मतलब 4 बिट की कलेक्शन है यहाँ पर। ये एक लोकेशन है आपकी, इसमें 4 बिट्स आते हैं। ऐसे ही 128/8 8 आता, तो 128 लोकेशन, और हर एक लोकेशन में 8 बिट का एक वर्ड आता है। ठीक है, यस। क्लियर है? अभी मैं नेक्स्ट पेज पर आपको दोबारा बनाता हूँ, हम अपनी एग्जाम्पल को दोबारा कंटिन्यू करते हैं बेटा। ये सर मेरी अगर याद करने के लिए भी मैट्रिक्स की तरह ही है कि M जो है वो बिल्कुल रोज को बिल्कुल रिप्रेजेंट। बिल्कुल बिल्कुल, 64 आपकी रोज है और n आपके कॉलम्स हैं, लेकिन ये जो 64 रोज है वो आपकी लोकेशंस हैं, तो यस। वो पूरी एक रो को सर। साथ में लेके चलती है। तो अब यस सर। रो के वाइज अगर हम उसको चलते हैं तो 64 हमारी रोज हो जाएंगी, 4 हमारे कॉलम हो जाएंगे। तो अब मैं एक बार दोबारा बेटा वो रीड राइट बता देता हूँ आपको। रीड राइट, ठीक है, और चिप सेलेक्ट। एक्टिव लो और एक्टिव हाई तो बेटा आपको समझ में आ गया है। रीड, अगर मैं यहाँ पर आपकी लाइन में 1 आता है, मतलब अगर आपने रीड करना चाहते हो अपनी चिप को, तो आप इस लाइन पर 1 दोगे। अगर आप राइट करना चाहते हो, तो अगर ये वाली लाइन एक्टिव होगी, मतलब इस लाइन पर 1 आ रहा होगा, तो आपकी चिप पे आप राइट कर सकते हो। और ये आपका चिप सेलेक्ट है, चिप सेलेक्ट आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट के एनेबल या फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक ट्रिगरिंग जैसा है। जब ये 1 होगा तब आपकी चिप एनेबल होगी, ट्रिगर होगी, और फिर आप इसमें रीड या राइट परफॉर्म कर पाओ। अगर ये आपकी डिसेबल्ड है, एक्टिव नहीं है, ये चिप सेलेक्ट नहीं है, तो आपकी रैम पर आप रीड या राइट परफॉर्म नहीं कर पाओगे। नाम से ही क्लियर है बेटा, चिप सेलेक्ट, ये चिप सेलेक्ट होगी। ठीक है, चिप सेलेक्ट बोलते हैं इसको, ये चिप सेलेक्ट होगी अगर, तो ही आप रीड या राइट कर पाओगे, अदरवाइज आप रीड या राइट नहीं कर पाओगे। आप क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। एक और बेटा वेरिएंट, कुछ अगर आपने डिफरेंट बुक ली होगी तो उसमें बेटा आपको ना ये 2 लाइंस की जगह पे आप चाहो तो अलग अलग बना लो, लेकिन उस बुक, किसी एक बुक में अगर आप डिफरेंट बुक यूज कर रहे हो, तो बेटा उसमें रीड और राइट दोनों एक ही लाइन में देते हैं वो, और होता भी हमेशा ऐसा ही है। रीड जो है वो ट्रू फॉर्म में, राइट जो है वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। ठीक है, मतलब अगर मैं 1 देता हूं यहाँ पे, इसका मतलब रीड चलेगा। अगर मैं यहाँ पर 0 देता हूँ, इसका मतलब है राइट चलेगा, क्योंकि ये एक्टिव हाई है, ये एक्टिव लो है। जब 1 दूंगा तो रीड होगा, 0 दूंगा तो राइट होगा। इज इट ओके?
ये कुछ बुक्स में ऐसे दिया हुआ है और होता एक्चुअल में ऐसा ही है, लेकिन अभी हम प्रोसेसर से डील नहीं कर रहे हैं, चिप से डील नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको ये चीज नहीं पता लगी तो आप दोनों को अलग अलग बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, रीड राइट, कोई इशू नहीं है। इज इट ओके? बस होनी चाहिए ये आपकी साथ में। एंड इवन आप, क्योंकि अभी हम ट्रेडिशनल वे में नहीं चल रहे हैं, हम बस कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो आप अगर चाहो तो चिप सेलेक्ट को भी आप एक्टिव लो ना चाहे ना बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने बस तीनों पिन लिखनी है, ये रीड है, ये राइट है, ये चिप सेलेक्ट है। आप कन्वेंशनल वे में चले जाओ, चाहे कि CS जब 1 होगी तभी हमारी चिप सिलेक्ट होगी, राइट जब 1 होगी तभी रैम चिप जो है हमारी राइट होगी, रीड जब 1 होगी तभी हमारी रैम चिप रीड होगी। इज इट ओके? इज इट ओके? अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ये चीज बेटा नोट कर ली हुई है सभी ने, ये वाली, ये वाली चीज? ठीक है, इसको आप देखो आराम से। 64 आपकी लोकेशन है, ठीक है, और हर लोकेशन में आपके 4 वर्ड्स है। तो बेटा जब मैंने किसी भी वर्ड से रीड करना है, किसी मेमोरी को रीड करना है, तो हमेशा मैं वर्ड बाय वर्ड ही रीड कर पाऊंगा। वर्ड बाय वर्ड का मतलब क्या है कि इनमें से मेरे को पहले एक लोकेशन डिसाइड करनी पड़ेगी, मैंने रीड क्या करना है। लेट्स से मैंने रीड करना है कि 45 नंबर का जो वर्ड है उसको रीड करना है मैंने। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक लोकेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी 45, ठीक है, और फिर मैं उसको रीड कर पाऊंगा। तो बेटा जब मैंने रीड करना है तो मेरे को ये वाली बिट भी रीड करनी पड़ेगी, है ना, ये डाटा भी रीड करना पड़ेगा, ये डाटा भी रीड करना पड़ेगा, ये डाटा भी रीड करना पड़ेगा, और ये डाटा भी रीड करना पड़ेगा। अब जो आपकी डेटा लाइंस होती हैं बेटा, ये एक बिट को रीड या राइट कर सकती हैं, एक बिट को होल्ड कर सकती हैं, ठीक है, एक ही बिट को होल्ड कर सकती है। तो अगर आपने 4 बिट का डेटा बेटा रीड या राइट करना है तो आपको कितनी डाटा लाइंस चाहिए? एक डाटा लाइन एक बिट को होल्ड करेगी। तो अगर 4 बिट को होल्ड करवाना है तो कितनी डाटा लाइन चलेगी? बोलो, बोलो बेटा। सर एक बार रिपीट करना, सर एक बार रिपीट करना। आपकी एक डेटा लाइन जो होती है ना, यस सर। वो एक बिट को एट अ टाइम एक बिट को होल्ड कर सकती है। अब मेरे को कितने बिट्स को होल्ड करवाना है? 4 बिट को। फोर, तो 4 डाटा बिट्स को। लाइंस भी कितनी चाहिए? तो 4। 4 ही चाहिए। तो हमेशा याद रखना, जब आपकी M क्रॉस N चिप होगी तो ये आपके बिट्स हैं, और आपकी जो डेटा लाइंस होती है ना, नंबर ऑफ डेटा लाइंस जो आपको चाहिए, वो नंबर ऑफ बिट्स के बराबर ही होती है हमेशा। मतलब बेसिकली N के ही बराबर होती है। मान लो 4 बिट का वर्ड है तो 4 डेटा लाइन चाहिए, 8 बिट का वर्ड है तो 8 डेटा लाइन चाहिए, 16 बिट का वर्ड है तो 16 डेटा लाइन चाहिए। ये क्लियर है बेटा? डेटा लाइंस अगर मैं पूछूं आपसे, एक ये रैम चिप है मान लो, बेटा बताओ इसमें कितनी डेटा लाइंस चाहिए मेरे को, बताओ जल्दी बताओ। 12। बस आपने ये पार्ट देखना है और आपको पता लग जाएगा कि कितनी डेटा लाइंस चाहिए। इज इट ओके? यस सर। ओके। और दूसरा बच्चे दूसरी चीज यहाँ समझो, डेटा लाइंस को अगर आप देखो
ये बाई डायरेक्शनल है, मतलब ये बाहर की तरफ भी जा रही है और अंदर की तरफ भी आ रही है। इसका कारण ये है बेटा कि आपकी जो रैम चिप है वो हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। अगर हम रीड कर रहे हैं तो डाटा यहाँ से बाहर जा रहा है, और अगर हम राइट कर रहे हैं तो डाटा बाहर से इसके अंदर आ रहा है। इसलिए बाई डायरेक्शनल है, दोनों डायरेक्शंस में है। एड्रेस लाइन हम कल करते हैं, उनके पीछे क्या लॉजिक है वो कल करते हैं। सर आपने एक एलएमएस पर डिकेड काउंटर डाला हुआ है सर, वो वाला बेटा टॉपिक आपने करवाया नहीं वो अभी। वो उसमें से एक अलग से